Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at NIT Polytechnic Nagpur, Department of Electronics and Telecommunication. Today, I am going to deliver lecture on Basics of Electronic Communication. Welcome for the today's topic of discussion on signal to noise ratio and synchronous and asynchronous transmission. The course outcomes for this course are use relevant frequency range for different communication system. Means we can use different frequency range for transmitting the information from one place to another. Learning outcome. After the completion of this course, students should be able to compare the features of the given types of transmission mode, differentiate the properties of given types of noise. In the last lecture, we were studied about what is transmission mode, what are the different types of transmission mode, difference between simplex, half duplex and full duplex system, what is noise and what are the different types of noise. Let's start with the सिग्नल टू नॉइस रेशो. सिग्नल टू नॉइस रेशो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेशो सभी को पता होता है. रेशो इट इज नथिंग बट द परसेंटाइल ऑफ पर्टिकुलर डिवाइस. अभी सिग्नल टू नॉइस मतलब क्या? तो जो भी सिग्नल अपन ऐड कर रहे हैं उतना उसमें कितना परसेंट नॉइस ऐड हो रहा है उसका जो रेशो निकालना है, दैट इज नथिंग बट योर सिग्नल टू नॉइस रेशो. So, here the signal to noise ratio is given by S by N to the is equals to signal power to the noise power. Means it is defined as the ratio of signal power to the noise power at the same point. This signal to noise ratio, it is usually expressed in decibel and given by the formula S by N decibel is equals to 10 log to the base 10 S by N, where S it is nothing but your signal power and N it is nothing but your noise power. Clear? तो क्या होता है signal to noise ratio? It is the ratio of signal power to the noise power. Signal power to the noise power at the same point. Next part, it is nothing but your synchronous transmission. सभी को ट्रांसमिशन पता है क्या होता है? डेटा को शेयर करना बिटवीन टू डिवाइसेस. अभी दो डिवाइसेस है, मतलब उसमें से एक ट्रांसमीटर रहेगा और दूसरा रिसीवर रहेगा. यहाँ पे जो डायग्राम है वो वही शो कर रही है कि यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है और दूसरा रिसीवर है. क्लियर? अभी ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर जो आ रहा है उसमें कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ मास्टर स्लेव. बराबर है? मीन्स बिट्स जो भी ट्रांसफर हो गए वो सिंक्रोनाइज क्लॉक के थ्रू ट्रांसमिट हो गए. सो यहाँ पे आप लोग कोई भी स्टार्ट बिट या स्टॉप बिट यूज नहीं करोगे. Instead of this start bit and stop bit, we can use the bytes. और एक बाइट का जो भी इंफॉर्मेशन बनेगा उसको अपन बोलेंगे फ्रेम. उसको अपन बोलेंगे फ्रेम. ऐसे डिफरेंट अपन अगर बिट्स यूज कर रहे हैं तो अपने कितने सारे फ्रेम बनेंगे और वो जो फ्रेम के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है वो सेंड होगी किससे थ्रू? फ्रॉम सेंडर टूवर्ड्स द रिसीवर. क्लियर? So, this synchronous transmission always done in real-time communication between linked devices. And here, the communication between sender and receiver are always transmitted via synchronized clock under the control of master clock. समझ में आया? इसीलिए इन दोनों के बीच फ्रेम के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जा रही है, इसीलिए इन दोनों के बीच
कोई भी गैप नहीं रहती, इसलिए बोला जाता है देयर आर नो स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर सेम। क्लियर? फॉर द एग्जाम्पल चैट रूम, टेलीफोन कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब मैं जो भी डेटा बोल रही हूँ, दे रही हूँ, ट्रांसमिट कर रही हूँ, वो मेरा कंटिन्यूस फॉर्म में जा रहा है, कहीं रुक रहा क्या नहीं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। मतलब अपन दोनों एक दूसरे के साथ तुरंत अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग चैट रूम, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। नेक्स्ट पार्ट इज असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन ऑकर्स इन डिलेड टाइम बिटवीन लिंक डिवाइस। देखो एक यहाँ पे भी एक डायग्राम दिखाई दे रही, यहाँ पे भी आपको एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर दिखाई देगा, बराबर है। और ये ट्रांसमीटर और रिसीवर का क्या होता है? तो जैसे कि मैंने सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में इंफॉर्मेशन फ्रेम के फॉर्म में ट्रांसमिट की थी, यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ रहा है स्टॉप बिट एंड स्टार्ट बिट। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि मेरी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं होगी। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो बीट के फॉर्म में शेयर होगी। मतलब एक बार 0, फिर कुछ टाइम के बाद 1, फिर अगेन 0, फिर कुछ टाइम के बाद अगेन 1। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे सबसे पहला एक फ्रेम में आप लोगों को एक 0 दिखाई दे रहा, जहाँ जब 0 ट्रांसमिट हो रहा है उसके बाद में एक पर्टिकुलर डिले है। डिले मतलब एक टाइम पीरियड। और जैसे ही ये 0 रिसीवर तक पहुंच गया, उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद 1 ट्रांसमिट होगा। और फिर पूरी तरीके से 1 जब तक ट्रांसमिट नहीं होता तब तक अगला 0 ट्रांसमिट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे जो 0 एंड 1 मतलब 2 बीट के बीच में एक स्पेस दिखाई दे रही, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है देयर मे बी स्पेसेस इन कैरेक्टर सेम। The best example of this asynchronous transmission are nothing but emails, forums, letters. क्लियर है ना? ईमेल्स पे तुम लोग कंटिन्यूस चैट कर सकते हो क्या? मैंने दिया तुरंत रिप्लाई आया, तुरंत मैंने दूसरा रिप्लाई, ऐसे कंटिन्यूस अपन कुछ टाइम पीरियड लगता है उसके लिए, लगता है कि नहीं लगता है? एक इन्फॉर्मेशन जाने के बाद दूसरी आने तक के बहुत टाइम पीरियड लगता है। इसीलिए इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। लेट्स कवर next topic, that is the comparison between synchronous and asynchronous transmission. Some parameters related to it, that is number 1, data sent at one time. asynchronous में क्या होता है? 1 बाइट का डेटा ही ट्रांसमिट हो सकता है। सिंक्रोनस में वही मल्टीपल बाइट्स ट्रांसमिट होंगे, क्योंकि डेटा जो है वो फ्रेम के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है। उसके बाद में स्टार्ट एंड स्टॉप बिट असिंक्रोनस में नॉर्मली अपन यूज करते हैं और सिंक्रोनस में अपन उसको यूज नहीं करते। मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। गैप बिटवीन डेटा यूनिट्स असिंक्रोनस में प्रेजेंट है, सिंक्रोनस में वही प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद में कॉस्ट, असिंक्रोनस की कॉस्ट क्या होती है? लो होती है, और सिंक्रोनस की कॉस्ट क्या होती है? हाई होती है। आई होप
everyone understand the comparison between asynchronous and synchronous transmission. Then some parameters are there regarding communication. One of them is frequency and wavelength. What is frequency? First of all, frequency, it is nothing but your number of cycles formed per unit time. Number of cycles formed per unit time. That is called as a frequency. Frequency is given as f is equals to c by lambda. C by lambda, where c is nothing but your speed of light. मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या डिफरेंस है, तो ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को यहाँ पे टाइम पीरियड के थ्रू जाना है, तो f इज इक्वल्स टू 1/t. मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो टाइम पीरियड अपने आप कम हो जाएगा. बराबर है. मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड. मतलब जितना टाइम पीरियड एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए लगेगा उसको आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी. क्लियर. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये अगर एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कंप्लीट साइकिल है, इसको अगर कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पीरियड लगेगा उसको अपन बोलेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट इज द वेवलेंथ. हियर गिवन बाय द फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल्स टू v by f. It is defined as the distance traveled by the electromagnetic wave. आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है बताया था. ऐसा वेव कब जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोपैगेट होते हैं, तब जो सिग्नल वेव के फॉर्म में जनरेट होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो यहाँ पे वेवलेंथ कैसे मेजर किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वन साइकिल. देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होती है तब जाके उसको ट्रैवल करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है उसको अपन बोलते हैं वेवलेंथ. डायग्राम में दिया हुआ है, फ्रॉम दिस फेज टू दिस फेज, यहाँ पे जितना भी आप लोगों को टाइम पीरियड लगेगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम पीरियड लगने वाला है उसको अपन बोलेंगे वेवलेंथ. दिस वेवलेंथ इज गिवन एज लैम्बडा इज इक्वल्स टू v by f, where v is the speed of light and f is the frequency. From this formula it is clear that wavelength of the signal is indirectly proportional to the frequency of the signal. मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम हो रही तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन बैंडविड्थ. ऑल ऑफ यू नो अबाउट द ट्रांसमिशन. और अभी ये ट्रांसमिशन के बीच में जो बैंडविड्थ है वो कैसे मेजर किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं, और अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है तो फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टूवर्ड्स द हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होगी. तो यहाँ पे देखो आप लोग एक सिग्नल को देख रहे हो, और सिग्नल के बीच में एक चैनल है. चैनल यूज क्यों कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर. तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस से. देखो यहाँ पे 0 टू हाईएस्ट एंड यहाँ पे हाईएस्ट टू 0 ऐसे आ रही फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये हायर फ्रीक्वेंसी है, मतलब बढ़ रही है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लोअर हो रही है, मतलब कम हो रही है. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज अ बैंडविड्थ. So it is the difference between upper and lower frequency limits of the signal. It is given by bandwidth is equals to f1 minus f2. Clear everyone? सभी को समझ में आया क्या होता है बैंडविड्थ? बैंडविड्थ it is the given by the formula upper frequency minus lower frequency.
means it is the difference between upper frequency and lower frequency. This lecture summarizes as: what is signal to noise ratio, what is synchronous and asynchronous transmission, comparison between synchronous and asynchronous transmission, and listening concept of bandwidth. Along in the next lecture, we will study about need of modulation and types of modulation technique. Thank you very much.